हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये हमने स्टार्ट किया था। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें थ्रू आउट द चैप्टर जो भी कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो मैंने आपको क्लियर किए थे। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट 2 मैं अपलोड कर रही हूँ, जिसमें कि 5 एग्जाम्पल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं चेक ग्राफिकली वेदर दी पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। यहाँ पर बेसिकली आपको बेटा दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है जी, इक्वेशंस दी है आपको। पहले तो ये देख चेक करना है इन इक्वेशंस को सोल्व करके कि ये आपस में कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इनको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो कंसिस्टेंट किस सिचुएशन में होती है बेटा? कंसिस्टेंट तब होती है जब हम इनको सोल्व करेंगे अगर ये लाइंस जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस निकलती हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस निकलती हैं तो ये होंगी कंसिस्टेंट। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट होती है अगर लाइंस पैरेलल निकलती है तो इनकंसिस्टेंट होती है। तो बेसिकली यानी कि हम जब इनको सोल्व करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन का मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 आता है, तब हमारी जो लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी बेटा? जब a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ये तीनों जब आपस में अगर इनके रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं, इक्वल आते हैं, तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है, जब हम इन दो इक्वेशंस को भी मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी, अगर इसमें हमारी जो कंडीशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन की आती है, तब तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी उसी सिचुएशन के अंदर जो हमारी इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है। और अगर कंसिस्टेंट होगी तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं होंगी तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा? देखिए हमें यहाँ पर कौन सी इक्वेशंस दी हैं। हमें यहाँ पर इक्वेशंस दी है, देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। एक तो ये दी हुई है, और एक यहाँ, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर एक इक्वेशन और दी हुई है। वो क्या दी हुई है? यहाँ पर मैं लाइन खींच देती हूँ बेटा, यहाँ पर इस तरीके से मैं लाइन खींच देती हूँ। और दूसरी इक्वेशन हमें दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमें दूसरी इक्वेशन दी है। तो पहले क्या करना है, हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है। तो सोल्व कैसे करेंगे बेटा? देखिए मैं यहाँ पर लाइंस खींच के आपको बताती हूँ। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर ये लाइन खींच दी हैं, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो के अंदर खींचूंगी तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। तो जो इक्वेशंस दी थी हमें, उसको मैंने फर्स्ट और सेकंड नाम दे दिया। इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सोल्व करना है बेटा? यहाँ पर हम लेंगे x की वैल्यू, x वेरिएबल की, और यहाँ लेंगे y की। बेसिकली हमें क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन दी होती है ना, इसके अंदर में x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को कुछ लेट करेंगे, और इसी तरीके से y की वैल्यू को कुछ लेट करेंगे। अगर मैं सपोज यहाँ पर x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ तो उससे क्या होगा, मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, या फिर मैं y की जगह कुछ पुट करती हूँ तो मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप इजी वैल्यू पुट कीजिए। जैसे या तो आप x में पुट कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 1 कर दीजिए। ठीक है। आपकी बुक के अंदर कहीं पे 6 पुट किया, कहीं पे कुछ किया है, तो ऐसा इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को पुट कीजिए। ठीक है बेटा, कोई भी इजी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको 2 टाइम्स वैल्यू पुट करनी है, एक बार आप x को 0 पुट कर दो, एक बार y को पुट कर दो। ठीक है। या आप 0 नहीं पुट करना चाहते, x को 1 कर दो, 0 कर दो, फिर 1 कर दो, तो y की निकल जाएंगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर रही हूँ। ठीक है। अब मैं इसमें x की जगह पुट कर रही हूँ 0। तो आप देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया बेटा, इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब मैं यहाँ पर x की जगह अगर 0 पुट कर दूंगी, 0 आ गया, 3y अपनी 3y की जगह 3y रहेगा, 6 की जगह 6 रहेगा। तो 0 प्लस 3y क्या होता है? 0 प्लस 3y तो 3y होता है। ठीक है। तो 3y जो है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, जो आपका y है उसके साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो y की वैल्यू निकालनी है ना, y को उसकी जगह पर एज इट इज छोड़ देंगे। 6 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 1 3, 3 2 6, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 2। यानी कि देयरफॉर वी हैव गॉट द वैल्यू, देयरफॉर हमारी यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई है बेटा? y की वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ पर 2। ठीक है। यानी कि जब मैंने x की जगह 0 पुट किया तो मेरी y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 2 मिल गई। अब मैं यहाँ पर y की जगह 0 पुट कर देती हूँ। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ पुट y इज इक्वल टू 0, अब मैं y को 0 पुट कर रही हूँ, तो हमारी इक्वेशन क्या है बेटा? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। ठीक है।
तो एक्स की जगह पर एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा 0, क्योंकि y की जगह 0 पुट कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू 6। अब x प्लस ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो जितना बड़ा नंबर हो, जितना भी मर्जी बड़ा नंबर हो, 0 हो जाता है, इज इक्वल टू 6। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, क्योंकि x प्लस 0 क्या होता है, x होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। यानी कि जब मैंने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आई, और जब मैं y की जगह वैल्यू पुट की 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है, मैं x की जगह पहले 0 पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पर लिखती हूँ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, जैसे मैंने फर्स्ट, बेटा काम ऐसे करना कि जो भी एग्जामिनर होता है उसको सब चीज क्लियर हो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगी तो मेरी इक्वेशन क्या है, यहाँ पर है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब मैंने 2 की जगह 2 एज इट इज रहेगा, x की जगह 0 आ गया, मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट लगा दिया, माइनस 3y एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने अभी आपको बताया कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो यहाँ पर तो आ गया 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब 0 का क्या है, 0 तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये आ गया। अब यहाँ पर अब y के साथ देख सकते हैं, माइनस 3 जो है मल्टीप्लाई में है, माइनस 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये क्या होगा, y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, देयरफॉर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। 12 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 1 3, 3 4 12, क्योंकि माइनस का साइन है तो क्या आ गया -4। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई -4। तो जब मैंने x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर 0 पुट की तो मुझे y की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई बेटा, -4 मिल गई। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अब देखिए आगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं ये कर रही हूँ कि y की जगह 0 पुट कर रही हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पर x की 0 और y की 0 पुट कर रही हूँ ना, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप 0 0 पुट करो, आप x की जगह 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है बेटा, जो हमें क्वेश्चंस को इजीली वे में कंप्लीट करना चाहिए। उस आप सोचो यहाँ पर अगर मैं 6 लूंगी तो इसका जो सोल्यूशन है और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इजी वे में सोल्व करना चाहिए अगर मेरे पास ऑप्शन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 0 0 ले रही हूँ। आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, वॉट एवर द वैल्यू यू वॉन्ट टू टेक फॉर x वेरिएबल एंड y वेरिएबल यू कैन टेक, इट्स टोटली अप टू यू, बट आई एम सजेस्टिंग यू कि यू शुड टेक मतलब सिंपलेस्ट वैल्यूज। ठीक है, टू सोल्व योर दीज इक्वेशंस। ठीक है जी, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। अब मैं उसके बाद क्या करूंगी, पुट y इज इक्वल टू 0। मैं y को 0 पुट कर रही हूँ तो y को 0 पुट कर दूंगी। इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, यही इक्वेशन है ना बेटा। तो यहाँ पर 2x की जगह 2x रहेगा, -3 लिख दिया, मल्टीप्लाई में y की जगह 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 12। तो ये क्या 2x माइनस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। अब -0 क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। अब x के साथ जो है 2 आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 12 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 6। x की वैल्यू बच्चे यहाँ पर क्या आ गई 6। ठीक है, तो यानी कि जब मैंने y की वैल्यू पुट की 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। इतना काम हमने कर लिया। अब आप इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको ये चीज देखनी है कि अब इसका आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो आप कैसे चेक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक रफ में करके समझा देती हूँ मैं क्या चीज बोल रही हूँ। यहाँ पर क्या दिया है, ये हमें 2 इक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसको मैंने आपको बताया था कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इफ यू रिमेम्बर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर x प्लस 3y है, ये प्लस का 6 है, इधर ले आएंगे, माइनस का 6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 2x माइनस 3y है, ये प्लस का 12 है, इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो इस फॉर्म में मैंने, अब इसको इससे रिलेट करो, इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि c की वैल्यू हमारे राइट हैंड साइड में दी थी तो हम उसको इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में ले आई। यहाँ पर क्योंकि ये टर्म्स जो प्लस की थी, उधर दूसरी शिफ्ट हुई, इक्वल टू के साइन की दूसरी तरफ शिफ्ट हुई तो माइनस की हो गई। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमें अगर ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट मैंने आपको बोला 2 कंडीशन में होंगी, या तो ये लाइंस जो है, या तो ये जो है आपस में इंटरसेक्टिंग हो, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो। ठीक है, तो वो कैसे चेक करते हैं, देखो बेटा, पहले सबसे हम क्या चेक करेंगे, a1 क्या a1 डिवाइडेड बाय a2
एंड b1 डिवाइडेड बाय b2 इक्वल है a1 क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 डिवाइडेड बाय a2 क्या होगा कोफिशिएंट, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो a1 की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन के अंदर जो x की कोफिशिएंट है वो a2 की वैल्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है, तो वो a1 की वैल्यू आ गई। सेकंड इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो वो a2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद b1 डिवाइडेड बाय b2, b1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है 3 है, ठीक है, डिवाइड का साइन। और सेकंड इक्वेशन के अंदर b2 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड इक्वेशन के अंदर जो y का कोफिशिएंट है वो क्या -3 है, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल है, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं बेटा 3 1 3 एंड 3 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -1। तो आप मुझे ये चीज बताओ यहां से देखकर, क्या 1/2 ये क्या इक्वल है -1 के, ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं है, ये दोनों नॉट इक्वल हैं। तो ये दोनों नॉट इक्वल किस कंडीशन में होते हैं बेटा, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 कब होता है, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं, और इंटरसेक्टिंग होती हैं इसका मतलब क्या है, हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। जो हमारी इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है। अगर हमारी लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग है, जब मैंने यहाँ पर देखो इंटरसेक्टिंग किस कंडीशन में होता है आपको बता दिया, इफ a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। And if lines are intersecting to each other any particular point, it means our equations are consistent, ठीक है, हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर यही पूछा था ना कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस इज कंसिस्टेंट है, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। तो मैंने आपको बेटा ये करने की जरूरत नहीं थी, ये आपको नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आपको काम फेयर में सिर्फ यही करना है, इसीलिए मैंने इसको फेयर में नहीं किया, ठीक है। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि इंटरसेक्टिंग कैसे चेक करना है, वैसे मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 अपलोड किया था उसमें मैंने पूरी चीजें कंसेप्ट क्लियर किए थे, तो आप इसमें ये देख सकते हैं। मैंने इसीलिए एक पार्ट में इसके करके बता दिया कि किस तरीके से आप चेक करोगे। अगर हमारे जो लाइंस ऑफ इंटरसेक्टिंग है तो हमारी इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी। अब ग्राफ बनाने के लिए देखो हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होती है ना एक्स और वाई वेरिएबल की, तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा बेटा, ग्राफ पेपर, ठीक है। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना, ये देखिए ये ग्राफ पेपर मैंने इस तरीके से यहाँ पर लाइन बना के रखी हुई है। ये देखिए यहाँ पर हमारा, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, देखिए पेंसिल लेती हूँ मैं। यहाँ पर हमारी वैल्यूज क्या आई है बेटा, यहाँ पर वैल्यूज आई है जब x 0 था तो y 2 है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, आपको मालूम है, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस होता है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2। अब x एक्सिस का 0, y एक्सिस का 0 तो यहीं पर होगा, ठीक है। तो x का 0 ये रहा। जब x के ऊपर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, ये 2। y का 2 कहाँ पर है, पॉजिटिव, ये रहा। तो यहाँ पर मैं ऐसे कोऑर्डिनेट्स को लिखकर दिखाऊंगी। कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, x, y, ठीक है, यानी कि पहले x की वैल्यू लिखी जाती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या ली थी हमने, 0, और जब 0 ली तो y की वैल्यू क्या आई बेटा, 2, ठीक है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को आप लिख कर दिखाओगे। तो ये तो हो गया एक इसकी बात 0 2 की। अब जब x की वैल्यू 6 है, अब ये मत सोचना यहाँ y 0 लिया तो सीधा इसी तरीके से आप देखोगे x की वैल्यू यहाँ पर क्या 6 है, तो x एक्सिस ये रही, x का 6 का होगा पॉजिटिव इधर, क्योंकि इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जो x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। अब y का 0 कहाँ पर होगा बेटा, अगर x की वैल्यू 0 तो y का 0 तो यहीं पर होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो यानी कि x की वैल्यू जब मैंने यहाँ पर 6 ली तो y कितना आ गया, 0। ये जो हमने ये डॉट जो बने हैं इन दोनों को फिर क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल की हेल्प से मिलाना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ एरो लगा देंगे इस तरीके से बेटा, एरो लगा दिए। ये किस लाइन के लिए बना है, ये कौन सी इक्वेशन के लिए बना है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो मैं इसके ऊपर लिख दूंगी ये बना है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इस तरीके से आपको लिखकर दिखाना है। जिस इक्वेशन की आपने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर वो इक्वेशन आपको लिखकर दिखानी होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में क्या था, x जब 0 था तो y 4 आया, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 यहीं पर होगी और y क्या आया, -4 आया, सॉरी। तो माइनस, ये y एक्सिस है, इधर y के पॉजिटिव इंटीजर्स है, इधर नेगेटिव है, तो x एक्सिस का 0 तो यही रहा। जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना आया, -4,
तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ठीक है, 0 पे -4, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। उसके बाद जब x की वैल्यू 6 है तो y कितना आया 0। तो देखो 6 पे 0 तो हमने ये किया ही है ना, वही सेम आ गया, x एक्सिस का 6 और y का 0। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो पॉइंट्स को भी आपस में इस तरीके से, इस लाइन को भी इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये निकलता है, इसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि ये देखो लाइन जो है आपस में इंटरसेक्टिंग है। जो मैंने आपको ये रफली सोल्व करके दिखाया था, ये क्या बताया था, ये चीज बताया था ना कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कंसिस्टेंट है। तो ये तो मैंने इस तरीके से सोल्व करके बताया था। जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे कि आपको चेक करना है कि इक्वेशन दी है ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, तो आप इस तरीके से सोल्व करके दिखाएंगे। अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसको इस तरीके से सोल्व नहीं करना है, इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। आपको पहले वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। आपको इससे पता लग गया ये जो लाइंस है ये आपस में इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखो जैसे जिस तरीके से मैंने ये वाली लाइन लिखी थी, इक्वेशन थी वो लिखी थी मैंने, इसी तरीके से जब ये वाली लाइन ड्रॉ की तो इसकी इक्वेशन भी इसके ऊपर लिखनी पड़ेगी। वो इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12। इसको भी इस तरीके से आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप यहाँ पर क्या लिख दोगे बेटा, ये पॉइंट्स को कुछ नाम देना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको मैंने नाम, जहाँ सबसे पहले यहाँ ये वैल्यू आई थी, ठीक है, x की वैल्यू 0 और ये कोऑर्डिनेट्स आए थे तो इसको मैंने a नाम दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है 6 और 0, इसको मैंने b नाम दे दिया, और ये वाले जो कोऑर्डिनेट है इसको मैंने c नाम दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप नाम दे देना। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखकर दिखाना है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, 1 मिनट, इसको मैक्सिमाइज कर देती हूँ। तो ग्राफ इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें जस्ट यहाँ पर क्या बेटा लिखना है, हम यहाँ पर लिखेंगे, ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे दिस सॉल्यूशन, ये मैं ग्राफ के इधर ही लिख देती हूँ, ठीक है, उसमें स्पेस नहीं है ना तो इधर लिख देती हूँ, दिस सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, सॉल्यूशन क्या है बेटा, जो x की वैल्यू आई है, जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देखो ये कहां पर कट कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या, मैंने आपको बोला कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x का फिर y का। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है आपको बता देती हूँ। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, x, y, जैसे x की वैल्यू सपोज करो 0 और y की वैल्यू 6 आई है, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे। बेटा ये चीज आपको पता होगी, छोटी क्लासेस में करते आ रहे हो, तो वही चीज हमें लिखकर दिखानी है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकली है बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू जो 6 और 0 निकले हैं, जो आपस में कट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस, यही हमसे पूछा था ना कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो मैंने ये लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज x = 6 एंड y = 0, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस is consistent। ये चीज आपको लिखनी है, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है, यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं लाइंस, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखनी है। जो कोऑर्डिनेट के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और जो सेकंड वैल्यू है वाई की होती है, ठीक है। तो वही लिख दी, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, दैट इज अ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यही हमसे पूछा था कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, ग्राफ के द्वारा आपको चेक करना है, तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। आंसर, तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पूरा खत्म होता है। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या बोला है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द
फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये पूरा मैं आपको डिटेल बेटा बता चुकी हूँ। इफ यू रिमेम्बर, जब मैंने आपको इसका आप इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कराया है, उसके अंदर मैंने सब चीजें आपको क्लियर की हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या बोल रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। आपको बोल रहे हैं ग्राफिकली आपको फाइंड करना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ये इसका नो सॉल्यूशन निकल रहा है या फिर यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकल रहे हैं। ग्राफिकली आपको चेक करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, ग्राफिकली तो आप चेक कर लोगे, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन कैसा आएगा। देखो, नो सोल्यूशन किस केस में आएगा, मैंने आपको बताया था। नो सोल्यूशन आएगा अगर लाइंस पैरेलल आएंगी। ठीक है, पैरेलल कब आएंगी, जब a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 होगा, बट इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2 होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन कब आएगा बेटे, यूनिक सोल्यूशन आपका तब आएगा बच्चे जब एक्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, यानी कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, यानी कि a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 होगा। ठीक है, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस कब आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस तब आएंगे जब को इंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि तीनों लाइंस आपस में इक्वल होंगी, यानी a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस के केस में हमारे जो इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी, और पैरेलल लाइंस की सिचुएशन में हमारी लाइंस जो होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। बेटा, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, ये चीजें आपको क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई चीज क्लियर नहीं होगी तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी इनको सोल्व करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल 2 वैसे भी बुक में जो दिया सोल्व करके नहीं दिखाया, सिर्फ इतना ही बोल दिया कि आपको इस चीज को करना है। ठीक है, करके दिखाओ, आप सिर्फ ग्राफ के द्वारा इस चीज को करके बताओ कि इसका नो सोल्यूशन है या इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। मैंने आपको बता दिया किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा, किस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस कंडीशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया, इक्वेशन 1 दी है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन सेकेंड दी है 3x माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देती हूँ। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैंने बॉक्स बना के रख दी है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहां मैं फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करूंगी। ठीक है जी, और यहां पर मैं लिख देती हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, यहां पे मैं सेकंड इक्वेशन को सोल्व करूंगी। तो यहां पर क्या करूंगी, यहां पर x लिखूंगी, y लिखूंगी, यहां पर भी x लिखूंगी, यहां पर y लिखूंगी। इसके बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ यहां पर। ठीक है जी, अब मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं पुट करती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, x की जगह 0 पुट कर रही हूँ। अगर मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया तो क्या होगा, 5 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 0 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम वेरिएबल वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, तो माइनस 8y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। y जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 1 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 8 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8 आया है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर 8 है या 1 है, तो 1 के नीचे तो 8 नहीं जा सकता, तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेसिमल की वजह से एक 0 उतार लिया, 8 1 जा 8 पे डिवाइड हो रहा है, 10 में से 8 जाएंगे 2 आएगा, फिर एक 0 उतार लेंगे अगेन, तो 8 2 जा 16 पे डिवाइड हो रहा है, फिर माइनस का साइन लगाया, 20 में से 16 गए 4 आ गया, फिर एक 0 लगा लिया, फिर 8 5 जा 40। ठीक है, 8 5 जा 40, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 0.125। जब मैंने x की जगह वैल्यू पुट की 0, तो y की वैल्यू क्या आई, 0.125। ठीक है, फिलहाल अभी इसको लिखकर मैं छोड़ रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, y की जगह 0 पुट कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पुट y इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन है 5x माइनस 8y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 5x की जगह 5x रहेगा, माइनस 8 की जगह 8 रहेगा, y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा, 5x माइनस 8 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, प्लस 1 उतारेंगे इक्वल टू 0। अब वेरिएबल वाले टर्म को अलग सेपरेट कर लेते हैं, 5x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस का 1 है इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, x क्या हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको अब डिवाइड कर दो, देखो बेटा ये देखो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 है ना, माइनस को भी भूल जाओ, 5 यहाँ आएगा 1 यहाँ पर आएगा, 1 के नीचे डिवाइड नहीं हो सकता, डेसिमल लगाएंगे, एक 0 उतरा, 5 2 10, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का 0.2 आ जाएगा। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आया बेटा, ये चीज आप खुद भी कर सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पर वाई की वैल्यू आई 0.125 और यहाँ पर x की वैल्यू आई माइनस 0.2। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ माइनस 0.2। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ आ रही है। मैंने सिर्फ एक जगह एक बार x की जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू निकाल ली, फिर y की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू निकाल ली। अब सेम चीज हमें सेकंड इक्वेशन में भी करनी है। सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ पर क्या दी हुई है बच्चे, सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है यहाँ पर 3x माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स टू 0। पहले मैं x को यहाँ पर 0 पुट कर दूंगी, तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। देखो 3x x की जगह 0 पुट कर दिया, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0। अब x वाली जो वेरिएबल वाली टर्म है उनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल वाली टर्म क्या है, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5, इसके साथ y रहेगा, इक्वल्स को साइन लगाएंगे, प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 5 है, दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब y के साथ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाएंगे, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होगा तो इसका रेसिप्रोकल जाएगा, यानी कि इसका डिनोमिनेटर जब ये मल्टीप्लाई में है कोई रैशनल नंबर, वो जब डिवाइड में जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 5 1 5 5 1 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 8 24। ठीक है, तो y कितना आ गया बच्चे, 1 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। अब 1 डिवाइडेड बाय 8 आ गया, आपने पहले देखा था यहाँ पर जब 1 डिवाइडेड बाय 8 आया था बेटा, उसको मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था, तो क्या आया था 0.125 ना, यहाँ भी 1 डिवाइडेड बाय 8 आया था 0.125, तो वही आएगा ऑब्वियसली, तो इक्वल्स में लिख दिया 0.125। ठीक है, ये किसकी निकल गई, हमारी y की वैल्यू निकल गई, कब, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की। तो यहाँ पर लिख दूंगी 0.125। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर देते हैं। एक बार मैं इक्वेशन उतार देती हूँ। हाँ जी बेटा, देखिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन उतार दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, पुट y इज इक्वल टू 0। अब y की जगह 0 पुट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे, 3x तो 3x ही रहेगा, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5, 24 डिवाइडेड बाय 5 रहेगा, और 0 कहाँ पर आएगा, y की जगह पर, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा, 3x माइनस, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस में क्या बचा, 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। अब वेरिएबल वाले टर्म को अनदर टर्म से सेपरेट कर लेंगे, तो 3x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 5 है, इधर जाएगा तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब x के साथ मल्टीप्लाई में है 3। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 भी अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये जो 3 है यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 1 है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, 3 1 3 एंड 3 1 3, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया बेटा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है। अगर आप ध्यान दें, जो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन सोल्व कराई थी, जब वहां पर y की जगह मैंने 0 पुट की थी, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आई थी, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या आई थी, इसका आंसर क्या आया था बेटा, इसको सोल्व करके माइनस 0.2, यानी कि इसको सोल्व करके भी क्या आएगा यहाँ पर, माइनस 0.2। इतनी चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, जब मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट की तो मेरी x की वैल्यू क्या आई, माइनस 0.2। अब ये जो हमारा सोल्व करने का काम था, ये यहाँ पर होता है खत्म। ठीक है जी, इतना ही हमें करना था ना, हमने वैल्यूज निकाल ली, देखो मैंने पीछे भी निकाल कर दिखा दिया आपको। बेसिकली हमें ये टेबल चाहिए होता है, ये टेबल हमने बना लिया, टेबल सोल्व करके बनेगा, ओरल तो बनेगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद शुरू होता है ग्राफ का काम। अब हमें ग्राफ से बताना है ना बेटा, तो ग्राफ से जब हम सोल्व करेंगे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक ग्राफ बना के रखा है,
मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए बेटा, मैंने ग्राफ बनाकर रखा हुआ, ठीक है। अब हमें क्या क्या करना है यहाँ पर हम देख लेते हैं। बेटा देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 0.125। अब इतना देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 0.1 देख लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी आई है, 0.1। 0.1 वाई का पॉजिटिव क्या ऊपर, यानी कि इसका जो फर्स्ट वाला ये डॉट है यहाँ पर आएगी। मतलब इसमें जो होता है, इसमें लाइंस होती है ना बेटा, 10 लाइंस होती हैं, तो जो फर्स्ट लाइन है 0.1 तो यहाँ पर होगा। यानी कि x जब 0 है तो y की वैल्यू आई है 0.1, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये चीज लिखी है। अब उसके बाद जब x की वैल्यू -0.2 है, अब x का -0.2 कहाँ होगा बेटा, देखो 1 लाइन 2 लाइन सेकंड नंबर की लाइन पे होगा यहाँ पर, ठीक है। जब x की वैल्यू -0.2 है तो y की वैल्यू कितनी है, ये 0, तो ये यहीं पर होगा बेटा, इसी पॉइंट पे होगा। जब x की वैल्यू हमारी x की वैल्यू जब -0.2 है तो y की वैल्यू कितनी आई है, हमारी 0 आई है। तो ये दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, आपस में इस तरीके से मिलाना पड़ेगा। मिला दिया मैंने, ठीक है। इसके ऊपर हम किस इक्वेशन का बना है, ये कौन सी इक्वेशन का बना है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का बना है। लेकिन अगर आप इसकी सेकंड वाला इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन तो भी फर्स्ट इक्वेशन वाला है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन हमने सोल्व की, जब x की वैल्यू 0 थी, y की आई 0.125, जब x की -0.2 थी तो y की वैल्यू 0 आई। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0.125 आई, और जब x की वैल्यू -0.2 थी तो y की वैल्यू 0 आई। यानी कि हमारी वैल्यूज जो है दोनों सिचुएशन में एक जैसी आ रही है, दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो यानी कि इसी लाइन के ऊपर वो दूसरी लाइन आएगी, समझ रहे हो, इसी फर्स्ट लाइन के ऊपर हमारी दूसरी लाइन आ जाएगी। तो जब एक लाइन के ऊपर बेटा हमारी दूसरी लाइन आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। को इंसिडेंट लाइन्स होती हैं, को इंसिडेंट लाइन्स उन लाइन्स को कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, यानी एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन आ जाती है, ठीक है। क्योंकि वो वाली लाइन दोबारा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर आएगी। लेकिन इक्वेशन तो सेपरेट है ना, तो इक्वेशन हमें यहाँ पर लिखकर दिखानी पड़ेगी, 3x माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लाइन सेम है लेकिन इक्वेशंस दो सेपरेट है, तो इक्वेशंस लिखकर दिखानी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा क्या होगा बेटा, सॉरी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो मैं यहां पर लिखकर दिखा देती हूं आपको, देयरफॉर इक्वेशन 1 and equation 2 have infinitely many solution. आंसर, ठीक है। इक्वेशन और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अब इसके एग्जाम्पल नंबर 3 पे मूव करते हैं, ठीक है बच्चे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं बेटा, Papa went to sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is less than 4 times the number of pants purchased. Help her फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बोट। यहाँ पर कह रहे हैं चंपा एक सेल पे गई खरीदने के लिए कुछ पैंट्स को और स्कर्ट्स को, कहीं पे सेल लगी होगी, ठीक है, वहां पर वो गई जहां पर की कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स मिल रही थी। जब उसकी दोस्त ने उससे पूछा कि उसने कितनी चीजें खरीदी, यानी कि पैंट्स कितनी खरीदी और स्कर्ट्स कितनी खरीदी, तो उसने अपनी फ्रेंड को क्या रिप्लाई किया कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो 2 लेस देन है ट्वाइस से नंबर ऑफ पैंट्स के, यानी कि नंबर ऑफ पैंट्स जितनी खरीदी थी उसके ट्वाइस से 2 लेस देन उसने स्कर्ट्स खरीदी हैं। और उसने ये भी बोला कि स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। और स्कर्ट्स कितनी है बेटा, जो उसके पैंट्स है ना, पैंट्स से के 4 टाइम्स से 4 लेस देन है,
तो अब आपको ये बताना है, हेल्प करनी है फ्रेंड को ये फाइंड करने के लिए कि उसने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी चंपा ने। उसने सीधा सीधा आंसर नहीं दिया कि हाँ भाई मैंने 4 स्कर्ट्स खरीदी या 2 पैंट्स खरीदी या 6 पैंट्स खरीदी या 10 स्कर्ट्स खरीदी। उसने इस तरीके से घुमा फिरा के उसको जवाब दिया। तो आपको एग्जैक्टली चंपा को ये बताने में हेल्प करनी है कि उसने कितनी, उसकी फ्रेंड ने कितनी पैंट्स खरीदी और कितनी स्कर्ट्स खरीदी। ठीक है, ये चीज आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमारी यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे, यहाँ पर एक चीज आप देखो, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ स्कर्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पैंट के ऊपर। तो अब क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर खरीदा क्या, हमें क्या बताना है बेसिकली, ये भी छोड़ दो, हमें बताना क्या है, पैंट्स और स्कर्ट्स बतानी है ना, कि कितनी पैंट खरीदी और कितनी स्कर्ट्स खरीदी। तो जो चीज हमें बतानी है उसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल के बारे में। तो 2 सेपरेट वेरिएबल को हमें क्या करना है, यहाँ पर एज्यूम करना है। तो हम यहाँ पर करते हैं लेट नंबर, पहले क्या बताना, नंबर ऑफ पैंट्स ना, तो हम इसको मानेंगे लेट नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एंड लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, नंबर ऑफ पैंट, ये बेटा जो 3 एग्जांपल हैं आपके वर्कशीट जो एक्सरसाइज है 3.1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैंट्स जो है वो एक्स होगी, नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी होगी, वाई होगी। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग, बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए स्टैंड्स फॉर अकॉर्डिंग, टी स्टैंड्स फॉर टू एंड क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या बोला है उसने, अब देखो हम इक्वेशन पे जाते हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट, पहले तो हम इन दोनों को आमने सामने लिख देते हैं, एक्स यहाँ लिख दिया, इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, वाई इधर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज बोली है देखो, यहाँ पर बोला है उसने द नंबर ऑफ स्कर्ट्स किसको माना है बेटा, वाई को। ठीक है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। ठीक है, नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है, एक्स, नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है बेटा, एक्स। तो उसने बोला है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो 2 लेस देन है, 2 लेस देन, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पैंट्स में से 2 लेस करना पड़ेगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है बेटा, एक्स है, इसके ट्वाइस से। ठीक है, उसने क्या चीज बोली है बेटा, उसने ये बोली है जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है ना, वो जो पैंट है, पैंट से 2 लेस देन है और उसी का 2 टाइम्स है, पैंट का ही 2 टाइम्स है। उसने बोला है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स वाई है। ठीक है, ये लिख दिया, इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। जो नंबर ऑफ पैंट्स है उससे 2 लेस देन है और नंबर ऑफ पैंट्स का ट्वाइस है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। अब यहाँ पर दोबारा से मैं एक्स लिख देती हूँ और इक्वल्स टू में वाई लिख देती हूँ और इक्वेशन बना लेंगे। अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स कहाँ पर है बेटा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, वाई है। ठीक है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ पैंट का 4 लेस देन है और नंबर ऑफ पैंट का 4 टाइम्स है, यानी नंबर ऑफ पैंट्स का 4 टाइम्स कर दो और उसमें से 4 को लेस कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर स्कर्ट्स कितनी है कि जो नंबर ऑफ पैंट थी ना उसका अगर मैं 2 टाइम करके उसमें से 2 लेस कर दूं, उतनी यहाँ पर नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है, जो मेरी नंबर ऑफ पैंट्स है उसका अगर मैं 4 टाइम करके उसमें से 4 लेस कर दूं तो वो इतनी यहाँ पर नंबर ऑफ स्कर्ट्स है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब बेटा जैसे मैंने आपको पहले सोल्व कराया था सेम आपको वैसे सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स वेरिएबल, यहाँ ले लिया वाई, यहाँ पर मैं एक्स की 0 पुट करूंगी वैल्यू और एक बार वाई की पुट करूंगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं एक्स ले लेती हूँ, यहाँ पर वाई ले लेती हूँ, यहाँ पर एक बार एक्स की जगह 0 पुट कर दूंगी, एक बार यहाँ पर वाई की जगह 0 पुट कर दूंगी। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और यहां पर मैं लिख देती हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, अब यहां पर देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसमें मैं पुट कर रही हूँ x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देती हूँ तो यहाँ पे 2x की जगह 0 आ गया, माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया, तो माइनस 2 किसके इक्वल आ गया, y के। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, y की वैल्यू क्या निकल गई बेटा यहाँ पर हमारी
-2। यानी जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई यहाँ पर -2। अब मैं क्या करूंगी, पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट कर दूंगी। तो y को 0 पुट करूंगी इक्वेशन के 2x - 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, 2x की जगह 2x रहेगा, माइनस की जगह -2 रहेगा, इक्वल टू y की जगह 0 पुट कर दिया तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो अब वेरिएबल वाली टर्म को अनदर टर्म से सेपरेट कर लो। तो 2 यहाँ माइनस में, इधर जाएगा तो नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला 2 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 2 2 1 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पर 1 आ गई। जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पर 1 आ गई। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब इसका ये हमने ये वाला सोल्व कर लिया फर्स्ट इक्वेशन को। अब हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा हमारी, 4x - 4 इज इक्वल टू वाई, यही है। यहाँ पर मैं करती हूँ पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, 0 हो गया इक्वल टू वाई -4 इज इक्वल टू वाई। ये तो पूरा 0 होगा तो -4 इज इक्वल टू वाई आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर y इज इक्वल टू -4। y की वैल्यू क्या आ गई -4। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई -4। अब यहाँ पर मैं कर देती हूँ पुट y इज इक्वल टू 0। एक बार y को 0 पुट करके देख लेते हैं। अगर y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन क्या है, 4x - 4 इज इक्वल टू y। ठीक है, 4x - 4 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा y की जगह। ये तो 0 हो गया, वेरिएबल वाली टर्म को अलग सेपरेट कर लेते हैं। 4x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर x के साथ 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में जाएंगे। ये 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, 4 1 4 4 1 4, यानी कि आंसर क्या आ गया, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 1। यानी कि जब मैंने यहाँ पर y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब हमें क्या बनाना है, इसका हमें ग्राफ बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बेटा ग्राफ पेपर है, ठीक है जी, और ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने पॉइंट्स पहले से ही लोकेट करके रख लिए हुए हैं। अब मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ इजी वे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास 2 इक्वेशंस है, टेबल हमारा बन चुका है। ये टेबल हमें बनाना होता है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आई, -2। अब x एक्सिस क्या होती है, ये होती है, और y एक्सिस क्या होती है, ये होती है। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2। x का 0 तो यहाँ पर होगा, ठीक है, और y का -2 का होगा, y की लाइन ये रही, इसमें ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नीचे नेगेटिव, तो यहाँ पर होगा -2। यानी कि x कोऑर्डिनेट्स लिखकर दिखाने पड़ते हैं ब्रैकेट में। तो पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं कोमा लगाकर, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, y एक्सिस का पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, फिर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। x पे 0 है और y पे क्या है, -2, ये लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, जब x की वैल्यू 1 है, x का 1 क्या होगा, यहाँ पर होगा x का 1, तो y की वैल्यू कितनी है, 0। यानी कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इससे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हमने कर दी एक लाइन ड्रॉ, ठीक है बेटा। और इस लाइन के ऊपर क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन लिख देते हैं, जो हमारी इक्वेशन आ रही है। इक्वेशन क्या है, 2x - 2 इज इक्वल टू वाई। इसी को सोल्व किए ना, 2x - 2 इज इक्वल टू वाई। ये मैंने लिख दी इस लाइन के ऊपर कि इस इक्वेशन का आंसर ये है जब मैंने इसको सोल्व किया। ठीक है, इसके ये कोऑर्डिनेट्स मुझे मिले हैं। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू -4 है। अब x का 0 ये रहा और y का -4 कहाँ होगा बेटा, ये रहा, क्योंकि y एक्सिस ये रही, y एक्सिस ये रही और y पे नेगेटिव इंटीजर्स नीचे होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, x एक्सिस पे जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई, -4। एक पॉइंट हमको मिल गया यहाँ पर। इसको थोड़ा इस तरीके से डार्क कर देना पेंसिल से, ठीक है, क्लैरिटी रहती है। उसके बाद अगर x की वैल्यू 1 है, अब x की वैल्यू 1 ये रही तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो यही वाला पॉइंट मिल रहा है बेटा। देखो जब हमने ये सेकंड वाला जैसे फर्स्ट इक्वेशन सोल्व की थी, इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट मिले थे x का 1 तो y का 0, इस तरीके से सेकंड इक्वेशन को सोल्व किया तो यहाँ पर सेकंड टाइम्स हमें वही सेम कोऑर्डिनेट्स मिले 1 और 0। तो इसको दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब क्या होगा, ये देखो इस डॉट से इस लाइन को हम इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइंट कर लेंगे। ये क्या हो गई अब बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई हमारी। क्या हो गई, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना एक पॉइंट पर। ये जो दूसरी लाइन हमने खींची है ये कौन सी इक्वेशन की है, ये है 4x, यहां पर लिख देती हूं मैं, ये हमारी 4x - 4 इज इक्वल टू वाई। ये हमने सेकंड इक्वेशन लिख दी, सेकंड इक्वेशन की लाइन जा रही है और ये फर्स्ट इक्वेशन की। तो ये किस तरीके का है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है,
इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट किस किस पॉइंट पे कर रहा है वो आप देख लो। अब इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर ये कर रहा है इंटरसेक्ट 1 और 0 पर। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है 1 और वाई एक्सिस का क्या है 0 है, तो ये 1 और 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हम इसका आंसर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपको समझ आ गया होगा बेटा अच्छे तरीके से। इंटरसेक्टिंग लाइंस है और कोऑर्डिनेट्स कौन से मिले हैं, देखो एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस का यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो 1 0 कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। तो अब हमें खाली इसको लिख कर दिखाना है। मैं यहाँ पर आपको लिखकर यहाँ पर दिखा देती हूँ। नंबर ऑफ स्कर्ट्स और नंबर ऑफ देखो अब x क्या है यहाँ पर, x हमारा हमने क्या एज्यूम किया था नंबर ऑफ पैंट्स और y क्या माना था नंबर ऑफ स्कर्ट्स। ठीक है, तो हमें ये बताना था ना हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बोट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखकर दिखा देंगे कि उसने कितनी कितनी पैंट खरीदी और कितनी कितनी स्कर्ट्स खरीदी। देयरफॉर नंबर ऑफ पैंट्स she has purchased, नंबर ऑफ पैंट्स किसको माना था हमने x को, तो x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, x की वैल्यू क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y के, x की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यानी नंबर ऑफ पैंट कितनी खरीदी उसने 1 एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स जीरो, यानी कि दैट इज, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, शी डिड नॉट बाय एनी स्कर्ट, उसने स्कर्ट खरीदी ही नहीं। आंसर, क्योंकि 0 का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं खरीदा, तो मैंने लिख दिया देयरफॉर नंबर ऑफ पैंट्स शी हैज परचेज 1 एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स 0, दैट इज 0 का मतलब क्या है, शी डिड नॉट बाय एनी स्कर्ट। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। ये जो एग्जाम्पल 3 तक का था ये आपका था जी आपकी फर्स्ट वर्कशीट फर्स्ट 3.1 का। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ गए। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बेटा यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज्यादा इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें क्या है, देखो हमें 2 इक्वेशन दी हुई है ना, तो इसको जैसे ये वाली इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ, इसको मैं सेकंड या दोबारा लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 17x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इसको फर्स्ट नाम दे दिया, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसको सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जोन सी इक्वेशन आपको लगती है कि जिससे आप सपोज आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन लेकर, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जो 2 गिवन इक्वेशंस होती हैं उनमें से कोई भी इक्वेशन लो, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा इजी रहेगा सोल्व करना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 ज्यादा इजी रहेगा ना, इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ले आप कोई भी सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, सोल्यूशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, इजी बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अभी आप जब क्वेश्चन देखेंगे आप समझ जाएंगे मैंने सेकंड इक्वेशन क्यों ली है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से क्या होगा बेटा, सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, देखो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 3 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 2y इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली, ये 3 माइनस 2y। अब मैंने इसको नाम दे दिया थर्ड। ठीक है, अब ये जो थर्ड है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y निकला, ये थर्ड इक्वेशन है। अब मैं x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, तो मैं इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। मैं लिख रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ x की वैल्यू को, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 7 की जगह 7 रहेगा, x की जगह क्या आ गया 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में, आपको ये अच्छे तरीके से पता होगा बेटा, 10th क्लास का स्टूडेंट है। इसका मतलब क्या, 7 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 2y से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2y से। अब ठीक है, 7 3 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के यहाँ पर है नंबर्स, तो क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, 7 3 से 21, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 2 14 और y साथ में, तो y उतर जाएगा माइनस 15y। ये प्लस का 2 है, इसको भी मैं इधर ले आती हूँ,
-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूंगी y की। ठीक है, 21 में से 2 जाएगा बेटा, कितना आएगा 19 आएगा। और इन दोनों को आप सोल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, 29y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वेरिएबल वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, -29y को एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस का 19 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y के साथ 29 क्या मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं डिवाइड में ले जाऊंगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19 डिवाइडेड बाय 29। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली। अब y की निकाल ली, लेकिन मुझे x की भी तो निकालनी है। तो x की वैल्यू को मैं देखो, मैं x की वैल्यू को 3 इक्वेशन है, किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया ना, तो मैं इसी में पुट कर देती हूँ। आप सेकंड में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पुट y इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 29 इन थर्ड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी है ना बेटा, बहुत ज्यादा। थर्ड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x की जगह x रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा, 2 की जगह 2 रहेगा, मल्टीप्लाई में 19 डिवाइडेड बाय 29 चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, 3 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, 19 2 सा कितना होता है 38 डिवाइडेड बाय 29। इसको सोल्व कर लो आगे। देखो यहाँ पर इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 29 का एलसीएम कितना आएगा, 29 आएगा। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, 29 पर जा रहा है, 29 को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर 29 1 जा 29, 1 पे डिवाइड हो रहा है, 1 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 38 ही आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचनी है सॉल्यूशन के लिए। अब हमारा यहाँ पर क्या बन गया है, x इज इक्वल टू, मैं दोबारा लिख देती हूँ, 29 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 29। तो x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा। देखो 3 9 से 27, कैरी गया 2, 3 2 6, 6 प्लस 2 8। ठीक है, माइनस 38 इज डिवाइडेड बाय 29। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पर आप देख लो, खुद भी आप पता लगा सकते हो x की वैल्यू क्या आ रही है। 17 में से 8 जाएंगे तो आपका कितना आएगा बच्चे, 9 आएगा। यहाँ 7 बच गए, 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 29। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 49 डिवाइडेड बाय 29। तो हम लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 29 एंड y इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 29 आंसर है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी बेटा, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजीली वे में आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको दोबारा से बता देती हूँ। आपको 2 इक्वेशंस दी होंगी, उनमें से जो भी इक्वेशन आपको जो भी मन करता है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है उससे निकालो, सेकंड से निकालनी है सेकंड से निकाल लो। सेकंड क्योंकि मुझे थोड़ा इजी लग रही थी, x या y किसी की भी निकाल सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैंने यहाँ पे x की निकाली है तो आपको x की निकालनी है, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप y की निकालना चाहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ x, आप y की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा इजी इक्वेशन लगी इसके कंपेरेटिवली, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, इस इक्वेशन को थर्ड नाम दे दिया। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को मैंने इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो, मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया। जब मैंने इसको सोल्व किया तो इससे क्या हुआ है, क्योंकि x की वैल्यू निकाल ली थी तो x की वैल्यू को कुछ निकाला था ना, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल गया। y की वैल्यू जो निकल गया वो हमारे पास 3 इक्वेशन है ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से किसी में भी y की वैल्यू को पुट कर दो तो उससे आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। और इन्हीं दो वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी थी और ऐसा कुछ भी नहीं करना था। तो बहुत इजीली वे में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, आप बेटा थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, बहुत इजी मैथ्स है, आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। बार बार रिपीट कर रही हूँ। आप लास्ट इसका एग्जांपल जो है इस वीडियो का, उसमें हम मूव कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 5। इसको ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इजी है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को समझ जाओगे, कंसेप्ट आपके अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने, देखो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically. ग्राफिकली ऐसे लिख दिया बेटा, ग्राफ के द्वारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 3.2 के ऊपर बेस्ड है और इसमें आपको एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर बेस्ड है, इसमें ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पेपर के अंदर फिर भी आपको बोला जाता है स्टिल की यू हैव टू डू ग्राफ, देन यू हैव टू डू। ठीक है, बाय दी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड की जब बात कर दी तो आपको वैसे ही सोल्व करना है। ठीक है जी, तो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोला है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि आफ्ताब कोई बंदा है, वो उसकी बेटी को कहता है, नहीं अपनी बेटी को कहता है 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का
तुम जितने साल की थी ना उसका 7 टाइम्स था, ठीक है। और 3 साल के बाद, अब से 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो क्या ये इंटरेस्टिंग है? आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो पहले तो सबसे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। पहले बात आ रही है आफ्ताब की, तो आफ्ताब की एज को हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा और डॉटर की एज को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ लेट एज ऑफ आफ्ताब is equals to x years and age of daughter is equals to y years, ठीक है। सबसे पहले होता है यहाँ पर प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले आता है पास्ट और प्रेजेंट के बाद आता है फ्यूचर। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आफ्ताब की एज को x मान लिया और उसकी डॉटर की एज को, ये हो गया आफ्ताब के लिए, ये हो गया उसकी डॉटर के लिए, ठीक है। मैं आपको रफ करके समझा रही हूँ, फिर यहां से हम फटाफट से उतार देंगे। आफ्ताब के लिए हो गया और उसकी डॉटर के लिए हो गया। अब पास्ट में कितने टाइम पहले की बात कर रहे हैं? 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा 7 साल पहले, अगर सपोज करो अभी आप 13 ईयर के हो या 14 ईयर के हो, तो 7 ईयर पहले आप कितने ईयर के होगे? आप बोलोगे 14 ईयर के हैं तो 7 ईयर के। कैसे निकाला? लेकिन 14 में से 7 को माइनस किया। इसी तरीके से अगर आफ्ताब की एज अभी x ईयर है तो 7 ईयर पहले कितनी होगी? x माइनस 7 ईयर। इसी तरीके से अगर इसकी बेटी की एज अभी प्रेजेंट के अंदर y ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 7। इतनी चीज आपको समझ आ गई? तो ये हो गया 7 साल पहले की बात। अब उसके बाद कह रहा है 3 साल के बाद। अब एक बात बताओ, जब हम 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट से चलेंगे ना बेटा हमेशा। प्रेजेंट में अगर सपोज करो आपकी एज अभी प्रेजेंट में 14 ईयर है, 3 ईयर्स के बाद आपकी एज कितनी होगी? आप बोलोगे 17 ईयर। कैसे पता लगी? 14 में 3 को ऐड करके। इसी तरीके से अगर आफ्ताब की एज अभी x ईयर्स है तो 3 ईयर्स के बाद कितनी होगी? x प्लस 3 ईयर्स। और इसी तरीके से इसकी डॉटर की एज अगर अभी y ईयर्स है तो 3 ईयर्स के बाद कितनी होगी? y प्लस 3 ईयर्स। इतनी चीज आपको समझ आ गई? मतलब अभी जो एज अगर 7 साल पहले की निकालनी है 7 साल माइनस कर लो, और अगर अभी जो एज है उसके 7 साल के बाद की निकालनी है फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए ऐड कर लो, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई? तो वही चीज मुझे पूरी यहाँ पर उतारनी पड़ेगी बेटा। मैं स्किप करके उतार देती हूँ पहले। बेटा देखिए, जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, जो चीज मैंने आपको यहाँ बोली थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है जी। जो चीज मैंने यहाँ बोली थी आपको, आफ्ताब की एज कितनी होगी पास्ट में यानी कि 7 साल पहले, और फ्यूचर में यानी कि 3 साल के बाद, वही मैंने यहाँ पर लिख दी है। मैंने आपको ये एज एज्यूम करके दिखाई थी, लेट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू x ईयर्स, एज ऑफ डॉटर इक्वल्स टू y ईयर्स। 7 ईयर्स एगो या बिफोर एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी? 7 साल पहले 7 साल माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से उसकी बेटी की एज से भी 7 साल माइनस हो जाएगी। यही चीज मैंने आपको बेटा यहाँ पर बताई थी। उसके बाद 3 ईयर्स लेटर, 3 साल के बाद एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी? 3 साल ऐड हो जाएंगे उसकी एज में, और डॉटर की एज में भी 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगे। वही चीज मैंने आपको बताई थी, वही चीज मैंने लिखी है। अब इसको हम सेकंड पेज पे सोल्व करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अब देखो, मैं यहाँ पर लिखूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले 7 साल पहले वाली एज हमने यहाँ पर क्या ली थी? देखो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ इस पेज में। 7 साल पहले वाली एज क्या थी? x माइनस 7 आफ्ताब की और y माइनस 7 उसकी बेटी की। तो इन दोनों को आमने सामने लिखते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू y माइनस 7, ठीक है। क्योंकि 7 साल पहले का वो बोल रहा है 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। तुम जितने साल की थी ना उससे मैं 7 टाइम्स क्या था? जब बड़ा था। तो यानी कि यहाँ पर किसके आगे 7 लगेगा बेटा? डॉटर की एज के आगे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये बोल रहा है 7 साल पहले हमने 7 साल पहले इसकी आफ्ताब की एज भी लिख दी और इसकी डॉटर की एज भी लिख दी। अब 7 साल पहले इसकी एज अपनी डॉटर की एज के 7 टाइम्स थी, तो इसकी एज तो ऑलरेडी 7 टाइम्स थी ना ज्यादा। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, इक्वल टू का साइन है, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की एज को इक्वल करने के लिए इसकी डॉटर की एज के आगे 7 लगाना पड़ेगा। आप समझे मैंने क्या बोला है? मैंने ये चीज बोली है बेटा। ये बोल रहा है 7 साल पहले। अगर इसकी एज अभी x है, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर अभी x है तो 7 साल पहले कितनी होगी? x माइनस वाई। अगर इसकी एज अभी y है तो 7 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 7। अब ये बोल रहा है आफ्ताब कि 7 साल पहले, यानी कि ये दोनों जो एज है
मेरी एज, अपनी बेटी को बोल रहा है मेरी उम्र तुम्हारी उम्र का 7 टाइम्स थी, तो इसकी एज तो ऑलरेडी इसका 7 टाइम्स थी। अगर मैं इसके आगे 7 टाइम लगा दूंगी और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी इससे 7 टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इन दोनों इक्वेशंस को मुझे इक्वल करना है, तो मुझे किसके आगे 7 लगाना पड़ेगा, डॉटर की एज के आगे 7 लगाना पड़ेगा, ताकि इन दोनों की एज इक्वल हो जाए, क्योंकि हम यहाँ इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, वो जो ऑलरेडी बड़ा है उसी के आगे और बड़ा उसको बना देते हैं, तो यहाँ पर उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कंसेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर हो कि ये 7 यहाँ पर क्यों लगा इसकी डॉटर की एज के आगे। 7 इसकी डॉटर की एज के आगे इसलिए लगा है क्योंकि इसका पिताजी तो 7 साल पहले इससे ऑलरेडी 7 गुना ज्यादा बड़े हैं, 7 टाइम्स बड़े हैं। तो इन दोनों को हमें बैलेंस करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि इक्वल टू का साइन बीच में है, तो हम किसके आगे 7 लगाएंगे, इस वजह से डॉटर की एज के आगे। ठीक है, अब पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तब हम अगली इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 7 है इक्वल्स टू ये 7, यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपको सोल्व करना आता होगा, 7 y से मल्टीप्लाई होगा, 7 इस माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 7 y से मल्टीप्लाई होगा, 7 y आ जाएगा, ये प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 7 जा 49। ठीक है, तो वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं, x है, इसको इधर कर लिया, ये प्लस का 7 y है, इसको इधर ले गए, माइनस का 7 y हो गया, इक्वल्स टू माइनस 49 है, ये प्लस का 7 है इधर ले गए, सॉरी माइनस का 7 है इधर ले गए, प्लस का 7 हो गया। ठीक है, यानी कि x माइनस 7y क्या आ गया बेटा हमारा, इसको आप सोल्व करो, यह एक आएगा माइनस 42। कितना आ गया बच्चे, माइनस 42 आ गया। इसको एक साइड कर देते हैं सब चीजों को, x माइनस 7y, ये माइनस का 42 है, इधर ले आए, प्लस का 42 हो गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। अब हमारा सेकंड यहाँ पर क्या बोल रहा है सेंटेंस, हम पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 साल के बाद की बात कर रहा है, तो 3 साल के बाद हमने फ्यूचर में इनकी एज कितनी ली थी, आफ्ताब की x+3 और इसकी बेटी की y+3। तो पहले तो इन दोनों को इक्वल रखते हैं। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रख दिया यहाँ पर। अब ये बोल रहा है कि 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स होऊंगा, यानी कि मेरी एज तुम्हारी एज के 3 टाइम्स ज्यादा होगी, यानी इसकी एज से 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 3 टाइम्स ज्यादा है तो इन दोनों को इक्वल करना है, 3 किसके आगे लगाना पड़ेगा, डॉटर की एज के आगे। ठीक है जी, समझ आ गया, जैसा ऊपर वाला कंसेप्ट था वही सेम कंसेप्ट है, क्योंकि 3 साल के बाद इसकी एज तो ऑलरेडी इसकी एज से 3 टाइम्स ज्यादा होगी। तो अभी फिर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉटर की एज के आगे 3 टाइम्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। x+3 रहेगा, इक्वल्स टू में यहाँ 3 y से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3y आ गया, और प्लस में 3 3 जा 9 आ गया। ठीक है, x ये प्लस का 3y ये इधर ले गए, माइनस का हो गया। ठीक है, ये प्लस का 9 है, इसको भी इधर ले आओ, माइनस का 9 हो गया, यहाँ पर प्लस का 3 ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो x माइनस 3y, ये बेटा आप ये कंफ्यूज मत होना, मैंने +3 पहले नहीं लिखा, आप चाहो तो +3 पहले लिख देना, -9 बाद में लिख देना, बात वही है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 9 में से 3 माइनस हुए 6 आ गया, और 9 के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ गया, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सोल्व करना है, जैसे हम अभी तक सोल्व कर रहे हैं, और हमें इसके पिताजी की और इसकी एज निकालनी है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को ले लो, आप पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, फिर आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो मैं सपोज फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैं x की वैल्यू को निकाल लेती हूँ। ठीक है जी, तो x की वैल्यू को निकालूंगी, कैसे निकलेगी, x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू का साइन लगाया, ये प्लस ये माइनस का 7y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 42 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42। इसको मैं नाम दे दूंगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42 इन सेकेंड इक्वेशन, जिसमें मर्जी पुट करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट कर रही हूँ मैं, 7y माइनस 42।
ठीक है, एक्स की जगह पुट कर दिया, -3y रहेगा, -6 रहेगा इक्वल टू 0। अब सोल्व कर लो, यहाँ पे प्लस का 7y है, माइनस का 3y है। वेरिएबल वाली टर्म वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है, जो भी है, ठीक है। तो इसको कर लेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 3 किया 4 आ गया, साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 7 है, उसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। -42 -6, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 42 में 6 को प्लस करेंगे, -48 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना बेटा, 4y की जगह 4y रहेगा इक्वल टू माइनस का 48 है, इधर जाके प्लस का 48 हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो बच्चे, y के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, तो 4 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाओ, 48 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 4 यहाँ पर डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पर देखो 4 1 4, 4 1 4, 4 2 12, यानी कि y की कितनी वैल्यू निकल गई, 12 ईयर्स। ये किसकी वैल्यू निकली है, उसकी डॉटर की क्या एज निकली है, 12 ईयर्स। अब हमें किसकी एज निकालनी है, उसके पिताजी की एज निकालनी है, तो लाइन खींच के इधर निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसको कहीं पे भी पुट कर दो, मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, पुट y इज इक्वल टू 12 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ बेटा। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, ठीक है। तो x की जगह x रहेगा, इक्वल टू का साइन, 7 की जगह 7 रहेगा, मल्टीप्लाई में 12 है, 12 लिख दिया, -42, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 2 देखो 12 7 से 84 होता है, -42, ठीक है। यानी x कितना आ गया, माइनस कर दो, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 2, 42, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 42 क्या आ गई, ईयर्स। अब हमने x किसको लेट किया था बेटा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। देखो पिताजी की एज ज्यादा होगी, बेटी की कम होगी। x आफ्ताब की एज को, डॉटर की एज को y किया था, तो यहां पर मैं लिख देती हूँ, देयरफॉर एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर दोनों की एज लिखनी है ना, दोनों की एज हम यहाँ पर लिखकर दिखा देते हैं बेटा, आर 42 एंड 12 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहली एज जो है, जो पहला नाम है उसकी, और दूसरी एज जो है, दूसरा नाम जो है उसकी है, ठीक है। आंसर, क्योंकि x किसको माना था, आफ्ताब को, तो x हमारा 42 ईयर निकला है, y किसको माना था, उसकी डॉटर को, y की वैल्यू 12 ईयर निकली है। तो मैंने लिख दिया, देयरफॉर एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर आर 42 एंड 12 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। यही हमें बेटा यहाँ पर निकालना था बेटा जी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसके एनसीईआरटी बुक्स के जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उससे लेकर 5th तक के एग्जाम्पल सारे कंप्लीट करा दिए बेटा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने डियर के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं। मेरी पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगी दोबारा से आपको समझाने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।